फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी हिस्ट्री जी के। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर के माध्यम से। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है जन्म से परिपक्वता तक होने वाला परिवर्तन। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन किसने किया। बाल विकास का अध्ययन किसने किया है। एस्टनली हॉल ने। एस्टनली हॉल ने। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया होती है, निरंतर प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध होता है। वृद्धि का संबंध होता है मात्रात्मक परिवर्तन से। मात्रात्मक परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है प्रारंभिक बालावस्था में। प्रारंभिक बालावस्था में। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है लगभग 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है लगभग 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बाल विकास में आनुवंशिकता को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है, वातावरण का प्रभाव है। वातावरण का प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर है व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया। बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसल ने। बाल विकास का सिद्धांत गेसल ने दिया था। अगला प्रश्न है, परिपक्वता सिद्धांत किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक विकास से। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा होती है। विकास की दिशा होती है सी से पैर की ओर। सी पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास की दूरी। विकास की दूसरी दिशा है। विकास की दूसरी दिशा है केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। संगीतात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार सीखना है सक्रिय प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संवेदनी प्रेरक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर तक। 11 वर्ष से ऊपर तक। अगला प्रश्न है, बालक में कल्पना शक्ति अधिक होती है। बालक में कल्पना शक्ति अधिक होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक स्तर है 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का प्रथम स्तर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चे अधिकतर होते हैं ठोस सक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का आधार। सामाजिक विकास का आधार है सामूहिक जीवन। समूह जीवन। सामाजिक आधार का जीवन है समूह जीवन। अगला प्रश्न है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह है परिवार। अगला प्रश्न है, भावात्मक विकास का संबंध है संवेगों से। भावात्मक विकास का संबंध है संवेगों से। अगला प्रश्न है, भय सबसे पहले दिखाई देता है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, बालक में आत्मकेंद्रितता पाई जाती है पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का प्रारंभ होता है रुदन से। अगला प्रश्न है, प्रथम शब्द समानता आता है 1 वर्ष के आसपास। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सहायक है अनुकरण। अगला प्रश्न है, बालक विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालावस्था। अगला प्रश्न है, मोटर कौशल का विकास संबंधित है मांसपेशियों से। अगला प्रश्न है, स्थूल मोटर कौशल में आता है दौड़ना। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म मोटर कौशल में आता है लिखना। अगला प्रश्न है,
बाल विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। बाल विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। हाँ। अगला प्रश्न है, बाल विकास का उद्देश्य है समग्र विकास। बाल विकास का उद्देश्य है समग्र विकास। अगला प्रश्न है, बुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं 8 प्रकार। अगला प्रश्न है, भाषाई बुद्धि का संबंध है भाषा से। अगला प्रश्न है, तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध है तर्क से। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है गोलमैन ने। अगला प्रश्न है, बालक की सीखने की गति होती है व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। हाँ। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम होता है सामान्य क्रम। अगला प्रश्न है, बाल विकास में खेल का महत्व है अधिक। अगला प्रश्न है, खेल के द्वारा विकास होता है समग्र। रचनात्मक का विकास होता है खेल से। अगला प्रश्न है, बालक के व्यवहार का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के जनक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं स्किनर ने। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? स्किनर ने। अगला प्रश्न है, अधिगम को परिभाषित किया है वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, बाल विकास में पोषण का प्रभाव है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, कुपोषण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास का आधार है स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अनुभव का प्रभाव होता है दीर्घकालिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, सीखने की क्षमता अधिक होती है बालावस्था में। अगला प्रश्न है, बाल विकास में शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, बालक का आत्मसम्मान प्रभावित होता है शिक्षक से। अगला प्रश्न है, सकारात्मक वातावरण से विकास होता है बेहतर। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रेरणा का महत्व है अत्यधिक। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रेरणा होती है अस्थायी, बाह्य प्रेरणा होती है अस्थायी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार का प्रभाव होता है व्यवहार पर। अगला प्रश्न है, दंड का प्रभाव होना चाहिए, दंड का प्रयोग होना चाहिए न्यूनतम। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में अनुशासन आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक अनुशासन सर्वोत्तम है। हाँ। अगला प्रश्न है, बालक का व्यक्तित्व विकास होता है अनुभव से। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के घटक हैं। इसका राइट आंसर शारीरिक घटक, मानसिक घटक, सामाजिक घटक। अगला प्रश्न है, बाल विकास में लिंग भेद नहीं होना चाहिए। नहीं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन सहायक है शिक्षण में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक को जानना चाहिए बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, बालक का व्यवहार प्रभावित होता है पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि बढ़ती है क्रियाशीलता से। अगला प्रश्न है, बालक में अनुकरण सीखने का साधन है। हाँ। अगला प्रश्न है, बालक अधिक सीखता है करके। अगला प्रश्न है, बालक का ध्यान सीमित होता है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, ध्यान अवधि बढ़ती है आयु के साथ। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्मृति का विकास होता है अभ्यास से। अगला प्रश्न है, भूलना है प्राकृतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, बालक का विकास रुक सकता है अनुकूल वातावरण न होने पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक को चाहिए बाल केंद्रित शिक्षण। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भावनाओं की भूमिका है महत्वपूर्ण भूमिका। अगला प्रश्न है,
आत्मविश्वास विकसित होता है, आत्मविश्वास विकसित होता है सफलता से। अगला प्रश्न है, असफलता से सीख मिलती है। हाँ। अगला प्रश्न है, बालक का मूल्यांकन होना चाहिए, निरंतर मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विकास के चरण होते हैं, क्रमिक चरण। अगला प्रश्न है, विकास में संतुलन आवश्यक है। हाँ। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भाषा मुख्य साधन है। हाँ। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अंतिम लक्ष्य है संतुलित व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, बालक का नैतिक विकास प्रारंभ होता है परिवार से। अगला प्रश्न है, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए सहानुभूतिपूर्व। अगला प्रश्न है, बाल विकास में शिक्षा का योगदान है महत्वपूर्ण योगदान। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा स्वाभाविक होती है। हाँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछना सीखने का संकेत है। हाँ। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रयोग आवश्यक है। हाँ। सीखना अनुभव से होता है। सही। अगला प्रश्न है, बाल विकास से जीवन पर्यंत चलता है। हाँ। बाल विकास में संस्कृति का प्रभाव है। हाँ। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास होता है समूह कार्य से। अगला प्रश्न है, बालक में सहयोग की भावना आती है खेल से। अगला प्रश्न है, बाल विकास में माता पिता की भूमिका होती है महत्वपूर्ण भूमिका। अगला प्रश्न है, बालक की कल्पना शक्ति विकसित होती है कहानियों से। अगला प्रश्न है, कहानी सुनना सहायक है सीखने में। अगला प्रश्न है, बाल विकास में संगीत सहायक है। हाँ। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में कला का योगदान है महत्वपूर्ण योगदान। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, बाल विकास में भय दूर किया जाना चाहिए। हाँ। अगला प्रश्न है, बालक का भावात्मक संतुलन आवश्यक है। हाँ। अगला प्रश्न है, विकास की गति होती है असमान। अगला प्रश्न है, बाल विकास में व्यक्तिगत अंतर स्वाभाविक है। हाँ। अगला प्रश्न है, शिक्षक को चाहिए धैर्य। अगला प्रश्न है, बाल विकास का आधार है प्रेम। अगला प्रश्न है, बालक का व्यवहार संरचना करता है भावनाएं। अगला प्रश्न है, बालक विकास में संरचनात्मक प्रक्रिया आवश्यक है। हाँ। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वोत्तम समय है बालावस्था। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन सहायक है समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न है, बाल विकास शिक्षा का मूल आधार है। हाँ। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन है सभी के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसे अलग नहीं किया जाता है विशेष को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का विरोध करती है पृथक्करण प्रणाली। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं आई हैं सलामांकन घोषणा 1994 से। अगला प्रश्न है, सलामांका घोषणा संबंधित है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यालय की भूमिका होती है अनुकूलन की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होता है लचीला। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का केंद्र होता है बालक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक होता है सुविधादाता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है मानव अधिकार। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता को माना जाता है संपत्ति के रूप में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा है नकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध है लोकतांत्रिक मूल्यों से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षण होता है सहयोगात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन होता है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षण रणनीति होती है बहुस्तरीय। अगला प्रश्न है, समावेशी क्लासरूम में आवश्यक है सकारात्मक वातावरण। अगला प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। समावेशी शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है बाल अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 किससे संबंधित है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए सरल एवं सुलभ। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में ICT का प्रयोग है सहायक उपकरण के रूप में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा बनती है रूढ़िवादी सोच। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकल्प है? नहीं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा को समाहित करती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध है समानता से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है एक्सेप्टेंस। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को चाहिए बहुविध शिक्षण कौशल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में पाठ योजना होती है अनुकूलनी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है सामाजिक समावेशन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में अभिभावक की भूमिका है सहभागी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहपाठी बनते हैं सहायक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में अनुशासन होता है लोकतांत्रिक अनुशासन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में दिव्यांगत को देखा जाता है क्षमता के रूप में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का विरोध करता है लेबलिंग। अगला प्रश्न है, लेबलिंग का प्रभाव होता है नकारात्मक आत्म छवि पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सोच होनी चाहिए लचीली। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सीखने की गति होती है भिन्न। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध है मानवीय मूल्यों से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा है अपर्याप्त प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में आवश्यक है टीम वर्क। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में IEP का अर्थ है व्यक्तिगत शिक्षण योजना। अगला प्रश्न है, IEP का उद्देश्य है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का प्रकार है निंदात्मक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में भेदभाव होता है शून्य। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है यूनेस्को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आधारित है समावेशन पर एकीकरण पर नहीं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यालय बदलता है बालक के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बालक नहीं बदलता है विद्यालय के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है सभी की भागीदारी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहयोगी शिक्षण कहलाता है सह टीचिंग। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सामाजिक कौशल विकसित होते हैं तेजी से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से बढ़ता है आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का विरोध करता है बहिष्करण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य है समायोजन। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सफलता निर्भर करती है दृष्टिकोण पर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में कक्षा प्रबंधन होता है लचीला। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहयोग आवश्यक है विद्यालय समुदाय का। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है मानकीकरण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सीखना होता है सहभागिता से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा है संसाधनों की कमी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का रोल है परिवर्तन करता। अगला प्रश्न है,
समावेशी शिक्षा में विविधता से बढ़ती है सहनशीलता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समान पाठ्यक्रम का अर्थ है समान अवसर, समान अवसर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षा का स्वरूप है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध है सतत विकास से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सीखने का माध्यम हो सकता है बहुसंवेदी, बहुसंवेदी, बहुसंवेदी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधार। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विद्यालय संस्कृति होनी चाहिए समावेशी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में विविधता को माना जाता है सामान्य। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सफलता की कुंजी है सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को होना चाहिए संवेदनशील। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का संबंध है समान अवसर अधिनियम से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सीखने का अधिकार है सभी को। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षा का लक्ष्य है सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा है भाषाई कठिनाई, भाषाई कठिनाई। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सहयोगी समूह कहलाते हैं सहकर्मी समूह, सहकर्मी समूह। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सीखने की शैली होती है विविध शैली। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है सम्मान। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में निर्णय लिया जाता है सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सीखना होता है जीवन उपयोगी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का उद्देश्य है सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा है, समावेशी शिक्षा में बाधा है नकारात्मक सामाजिक सोच। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में सफलता का मानदंड है भागीदारी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है समावेशी समाज। अगला प्रश्न है, अधिगम की सबसे वैज्ञानिक परिभाषा दी है गेट्स ने। अगला प्रश्न है, अधिगम परिवर्तन है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी। अधिगम जन्मजात नहीं होता है अर्जित से होता है। अगला प्रश्न है, परिपक्वता अधिगम की है पूर्व शर्त है। अगला प्रश्न है, अधिगम का आधार है अनुभव। अगला प्रश्न है, अधिगम का परिणाम दिखता है व्यवहार में। अगला प्रश्न है, सीखने में सक्रियता का सिद्धांत दिया है पियाजे ने। अगला प्रश्न है, व्यवहार आदि अधिगम का फोकस है प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक अधिगम का फोकस है मानसिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका होती है निर्णायक। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे अस्थायी रूप है स्व अनुभव आधारित। अगला प्रश्न है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया है थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक का मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम संबंधित है संतोष से। अगला प्रश्न है, अभ्यास का नियम बताता है पुनरावृत्ति का महत्व। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का नियम संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण से। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन में मुख्य तत्व है उत्तेजना। अगला प्रश्न है, क्रियापरक अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। अगला प्रश्न है, स्किनर का अधिगम आधारित है प्रबलन पर। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रबलन से व्यवहार होता है मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रबलन का अर्थ है अप्रिय को हटाना। अगला प्रश्न है, दंड अधिगम का सर्वोत्तम साधन नहीं है हाँ। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम होता है अचानक। अगला प्रश्न है,
गेस्टाल्ट सिद्धांत का आधार है समग्रता। अगला प्रश्न है, अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है एक सीख का दूसरी पर प्रभाव। अगला प्रश्न है, समानता से स्थानांतरण होता है सकारात्मक। अगला प्रश्न है, विरोध से स्थानांतरण होता है नकारात्मक। अगला प्रश्न है, शून्य स्थानांतरण होता है असंबंधित कार्यों में। अगला प्रश्न है, अधिगम में भूलना है स्वाभाविक प्रक्रिया। स्वाभाविक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, स्मृति का पहला चरण होता है सकेंद्रीकरण। सकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता होती है असीमित। अगला प्रश्न है, विस्मृति का प्रमुख कारण है अप्रयोग। अप्रयोग। अधिगम की गति निर्भर करती है व्यक्ति भिन्नता पर। व्यक्ति भिन्नता पर। अगला प्रश्न है, अधिगम शैली का सिद्धांत दिया है कोबल ने। कोबल ने। अगला प्रश्न है, कोल्बे ने। कोल्बे ने। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण है तनाव मुक्त। तनाव मुक्त। निर्माणवादी शिक्षण का आधार है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, निर्माणवाद में शिक्षक होता है सहायक। अगला प्रश्न है, शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए अधिगम सुगमता। अगला प्रश्न है, अधिगम केंद्रित। अधिगम केंद्रित शिक्षण में महत्व है विद्यार्थी को। अगला प्रश्न है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन या सृजन। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक क्षेत्र में स्तर होते हैं 6 प्रकार के। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र संबंधित है मूल्यों से। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक क्षेत्र संबंधित है कौशल से। अगला प्रश्न है, अधिगम में रूटि का अर्थ है सीखने का अवसर। सीखने का अवसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है द्विमुखी। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की शर्त है अस्पष्ट उद्देश्य। शिक्षण की सफलता मापी जाती है अधिगम से। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का आधुनिक उद्देश्य है सुधार। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर निगरानी। अगला प्रश्न है, निदात्मक मूल्यांकन किया जाता है समस्या पहचान हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, अधिगम में फीडबैक है आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, शिक्षण रणनीति चयन निर्भर करता है उद्देश्य पर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि विकसित करती है उच्च स्तरीय चिंतन पर। अगला प्रश्न है, खोज विधि का प्रतिपादक है वुर्नर ने। अगला प्रश्न है, वुर्नर के अनुसार अधिगम होता है खोज से। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रश्नों की भूमिका है चिंतन उद्दीपन। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम विकसित करता है सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न है, सामूहिक अधिगम बढ़ता है परस्पर निर्भरता पर। अगला प्रश्न है, अधिगम में परिभाषा की भूमिका है मध्यस्थ। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण से अधिगम होता है स्थायी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का लोकतांत्रिक स्वरूप बढ़ता है सहभागिता से। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधा उत्पन्न होती है भय से। अगला प्रश्न है, अधिगम में जिज्ञासा है प्रेरक तत्व है। अगला प्रश्न है, अधिगम में रुचि बढ़ती है सार्थक सामग्री से। अगला प्रश्न है, अधिगम में आत्म मूल्यांकन बढ़ता है स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोच्च रूप है स्वनिर्देशित अधिगम से। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है रटना। अगला प्रश्न है, रचनात्मक अधिगम में रूटि स्वीकार है हाँ स्वीकार है। अगला प्रश्न है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है हाँ। अगला प्रश्न है, अधिगम में तकनीक की भूमिका है सहायक। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक सिद्धांत दिया है वागोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, जेडपीडी का संबंध है संभावित विकास से। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है अस्थायी सहायता। अधिगम का भावात्मक पक्ष प्रभावित करता है प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, अधिगम की गुणवत्ता निर्भर करती है शिक्षण गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है, प्रभाव शिक्षण में शिक्षक होता है
प्रवर्तक। अगला प्रश्न है परावर्तक। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक होता है परावर्तक। अगला प्रश्न है अधिगम। केंद्रित कक्षा में नियंत्रण होता है साझा। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम का लक्ष्य है समझना। अगला प्रश्न है अधिगम में अनुशासन का स्वरूप होना चाहिए आंतरिक स्वरूप। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है लचीलापन से। अगला प्रश्न है अधिगम में विविधता को माना जाता है स्वाभाविक। अगला प्रश्न है अधिगम का नैतिक पक्ष है उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है अधिगम का अंतिम उद्देश्य है जीवन कौशल विकास से। अगला प्रश्न है शिक्षण का कार्य है सीखने को संभव बनाना। अधिगम का केंद्र है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है अधिगम में शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता की। अगला प्रश्न है प्रभावी अधिगम का प्रमाण है प्रभावी अधिगम का प्रभाव है व्यवहार परिवर्तन से। अगला प्रश्न है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र का लक्ष्य है स्वतंत्र चिंतन का निर्माण। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।